नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के साथ साथ एक और सीरीज चला रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे, जिसमें इससे पहले एक लेक्चर जा चुका है एक वीडियो जा चुका है भारत के सबसे पहला टॉपिक उसमें हम लोगों ने जो लिया था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को हम लोगों ने कोट किया था 1773 से लेकर 1946 तक, 1950 तक, संविधान के लागू होने तक की पीरियड को हमने संवैधानिक विकास के संदर्भ में समझने का प्रयास किया था, जिसको हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक हिस्से में कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास और एक हिस्से में था ब्रिटिश क्राउनशिप के अधीन संवैधानिक विकास भारत में। तो उसमें जो पहला सेक्शन था कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1765 से लेकर 1857 तक, वो पीरियड में हम लोगों ने थोड़ी बातें कर ली थी, क्योंकि उसमें हमें आपको भारत में संवैधानिक विकास का एक खाका भी देना था। तो उसमें एक दो एक्ट को ही हम लोग डिस्कस कर पाए थे, जिसमें से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने थोड़े डिस्कशंस किए थे। 1773 के अधिनियम में कुछ समस्याएं थी जिनको सुधारने के लिए 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया, पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट पूरी तरह से उस समस्या का समाधान करने में सफल नहीं रहा। जिन समस्याओं के चलते 1773 का एक्ट पारित किया गया था, उनको पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लगातार कंपनी का कर्ज बढ़ रहा था, भारत के व्यापार में उसे लगातार घाटा आ रहा था, क्योंकि कंपनी लगातार युद्ध और इस तरह की गतिविधियों में शामिल थी। पॉइंट 1, जिसके कारण से वो ब्रिटेन के बैंक से लोन ले रही थी और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कंपनी सही से काम करे जिससे उसको प्रॉफिट हो। पहली बात 1773 के एक्ट को लाने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। लेकिन 1773 के बाद जैसे जैसे कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, वैसे वैसे कंपनी के प्रमोटर्स भी सावधान होते गए और उन्होंने ऐसा कानून ना बनने पाए जिससे कंपनी पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाए, ऐसा करने का पूरा प्रयास किया और ब्रिटेन के सांसदों को बहुत घूस खिलाया, जिसके चलते ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया विधेयक भी सदन में पास नहीं हो पाया। हम उस पर आते हैं, उससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि 1784 के जो एक्ट आया, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसकी जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का सबसे पहला प्रयास ब्रिटिश क्राउन ने किया। क्यों किया ऐसा, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकता है, इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की क्या सोच हो सकती है? इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 1776 में अमेरिका ब्रिटेन के उपनिवेश से बाहर हो गया। 1776 में क्रांति शुरू हो गई और 1782 तक जाते जाते कंप्लीटली वो बाहर हो गया इनके किसी भी तरह के नियंत्रण। 1783 तक जाते जाते कंप्लीटली उनके किसी भी तरह के नियंत्रण से बाहर हो गया। अब इनके लिए ज़रूरी था, ब्रिटिश क्राउन के लिए ज़रूरी था कि वो भारत को अपना एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करे, अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए भारत पर प्रभावी नियंत्रण बनाए। और एक कंपनी के द्वारा शासित हो रहा है, कंपनी शासन के सभी मूल्यों का पालन नहीं कर रही है, जिसके कारण से तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत ने अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास के क्रम में और कंपनी को व्यापार में रत करने के उद्देश्य में, कंपनी के आंतरिक समस्याओं का समाधान करने के क्रम में एक अधिनियम पास किया, जिसे हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये सबसे पहले हेनरी डुंडास द्वारा लाया गया था, इसीलिए इसको डुंडास अधिनियम भी कहा जाता है। बाद में नवंबर 1700 वो भी पास नहीं हो पाया था। फिर नवंबर 1783 में फॉक्स, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ने इस अधिनियम को पारित किया, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी ये प्रयास कर रही थी कि उसके विरुद्ध कोई भी कानून सदन में ना पास होने पाए, इसके लिए वो सांसदों को घूस भी खिलाया करती थी, ऐसा कहा जाता है।
तो 1783 में फॉक्स का अधिनियम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास नहीं हो पाया। और अगर सरकार के द्वारा रखा गया कोई भी विधेयक सदन में पास नहीं हो पाता है तो संसदीय प्रक्रिया के नियमों के अनुसार सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। फॉक्स ने इस्तीफा दे दिया, अगले प्रधानमंत्री बने जॉन पिट, और उन्होंने जो अधिनियम पास किया उसी को हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, विच वॉज पास्ड इन 1784। 1784 में उसको पारित किया गया। बेसिक उद्देश्य क्या था, हमने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट और साथ ही साथ एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से जिन कमियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया था वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि इन अधिनियमों में भी थोड़ी बहुत विसंगतियां थीं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से जो अधिनियम पारित किया गया उसको हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। अब देखना यह है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए और उनका क्या महत्व है, ऐसे प्रावधान क्यों किए गए, क्या उनका महत्व है। सबसे पहले इस क्रम में हमें यह समझना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। इस अधिनियम का जो टाइटल था वो था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। मतलब ये है कि भारत में जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया है उसको सबसे पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वो ब्रिटिश अधिकार में है। इससे पहले वो कंपनी अधिकाराधीन क्षेत्र माना जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा शब्द प्रयोग किया गया कानून में जिसमें ये कहा गया कि भारत में जिन क्षेत्रों पर कंपनी ने नियंत्रण स्थापित किया है वो वास्तव में ब्रिटिश अधिकार में है। मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्षेत्रों पर स्वामित्व का दावा किया एक तरह से कि जो कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र है वो वास्तव में किसके अधीन है, ब्रिटिश सरकार के अधीन है, ब्रिटेन के अधीन है वो क्षेत्र। और ये कहकर ये कहना चाह रही है कि भारतीय क्षेत्रों पर हमारा स्वामित्व है, मतलब सरकार का स्वामित्व है। इसीलिए 1784 के अधिनियम को हम ये कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर स्वामित्व का दावा करने वाला प्रथम दस्तावेज था ये। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पीटी में पूछा जाए कि पहला कौन सा ऐसा एक्ट पास किया गया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया, देन आंसर विल बी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें सबसे पहली बार भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वामित्व का दावा किया। तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ जाइए। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं 1784 के अधिनियम के दृष्टिकोण से। एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन 1784 के अधिनियम में और किया गया, वो ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी संस्था होती है और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक पैरेलल बॉडी बना दी गई। अब यहाँ भी आप इस बॉडी को भी आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। अमेरिका के ब्रिटेन के हाथ से निकल जाने के बाद भारत सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन बन गया ब्रिटेन के संदर्भ में। ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया भारत। अब वो किसी भी तरह से भारत को अपने नियंत्रण में रखना ही चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैरेलल एक संस्था खड़ी करी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्य किसको बनाया, 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैरेलल ये संस्था खड़ी करी और उसमें देखिए चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य शामिल थे। मतलब कि इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे पूरा नियंत्रण किसका था, ब्रिटिश क्राउन का था, ब्रिटिश सरकार का था। तो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समकक्ष एक संस्था खड़ी कर दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिस पर सरकार का एक प्रभावी नियंत्रण बना रहा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काम क्या दिया गया, भारत में साम्राज्य विस्तार से जुड़े हुए मामलों की देखरेख करना और भारत में साम्राज्य विस्तार की क्रिया को आगे बढ़ाना, युद्ध और संधि संबंधी मामलों की देखरेख करना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सरकार का नियंत्रण है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में साम्राज्य विस्तार से जुड़े हुए मामलों की देखरेख कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार भारत में साम्राज्य विस्तार करने का काम कर रही है। ब्रिटिश सरकार अब भारत में अपने साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से विकसित करना चाह रही है और कंपनी से
लेना चाह रही है, कंपनी के नियंत्रण से मुक्त करना चाह रही है। ये इतनी बातें इस बात को बहुत अच्छे से साबित कर रही हैं। और यह भी कहा गया कि अगर किसी मामले को लेकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। तो ये बात भी क्या बता रही है कि अंग्रेज भारत में व्यवस्थित साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्य कर रहा है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है इस संदर्भ में। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपको कभी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आए तो आप इन सब बातों को बहुत व्यवस्थित और सिलसिलेवार तरीके से रख कर अपना आंसर बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा क्या प्रोविजंस किए गए थे जो महत्वपूर्ण हैं, वो ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। हमने आपको बताया था कि पीछे 1773 के गवर्नमेंट 1773 के पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और उसके साथ एक 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जोड़ दी गई थी, कार्यकारी परिषद जोड़ दी गई थी। 1784 में उसके सदस्यों की संख्या को 3 कर दिया गया। हमने बताया था झगड़े वगड़े चल रहे थे तो उसको 3 कर दिया गया। और ऐसा परिवर्तन प्रांतीय परिषदों में भी किया गया जो गवर्नर्स के साथ काम करती थी। गवर्नर जनरल के नीचे गवर्नर होता था जो प्रांतों के शासन को देखता था। तो उसकी परिषद में भी 4 सदस्य होते थे, उनकी संख्या को भी 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया पावर का। हमने पीछे आपको बताया था कि धीरे धीरे करके सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है पावर का। पहले प्रांतीय सरकारों को थोड़ा अधिकार दिया गया, फिर उनके अधिकार को कम करके कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा या बंगाल की जो परिषद होगी वो मद्रास और मुंबई के लिए भी कानून बनाएगी। और अब देखिए कि गवर्नर जनरल को राइट दे दिया गया कि वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। तो ये केंद्रीकृत व्यवस्था की ओर विकसित हो रहा है। कंपनी के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए लंदन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। ये लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं कि 1765 के बाद जब से द्वैध शासन हुआ, कंपनी के बहुत से कर्मचारी भारत में व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे, जिसके कारण से वो धनाढ्य होते जा रहे थे और कंपनी घाटे में चली जा रही थी। इसके अलावा भारत के राजाओं, भारत के अधिकारियों के साथ उल्टी सीधे संधि समझौते करके यहाँ से बहुत सारा घूस लेकर वो अमेरिका वो ब्रिटेन भेजते थे, वहाँ धनाढ्य रहे थे। 1773 में भी इस बात पर जोर लगाया गया कि आप भारत में किसी भी व्यक्ति से कंपनी का कोई भी कर्मचारी कोई भी रिश्वत या गिफ्ट नहीं लेगा। लेकिन देखा गया कि इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। तो ये व्यवस्था की गई कि अगर कोई भी अवैध व्यवहार आप भारत में करते हैं कंपनी के कर्मचारी होते हुए, तो आपको लंदन में एक न्यायालय में आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये वास्तव में कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने, घूस लेने पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया का अंग है। गवर्नर जनरल को कहा गया कि अगर आप देसी राजाओं के साथ युद्ध या संधि करते हैं तो उसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पास करवाना अनिवार्य होगा। तो ये भी एक गवर्नर जनरल पर थोड़ा सा नियंत्रण केंद्र सरकार, नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का लगाने का ये प्रयास था। तो आप एक मोटी धारणा अगर 1784 के अधिनियम के बारे में अगर आप एक मोटी धारणा विकसित करना चाहते हैं अपने मस्तिष्क में, तो 3 बातों पर जोर दिया गया। एक तो इस बात पर जोर दिया गया कि कंपनी जिन क्षेत्रों पर शासन कर रही है वो ब्रिटिश सरकार के क्षेत्र हैं, वो ब्रिटेन के हिस्से हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारत में व्यवस्थित साम्राज्य विस्तार किया जाए और भारत को क्रमिक रूप से ब्रिटेन के अधीन ले आया जाए, ये इनका प्रयास था। और तीसरी बात ये थी कि भारत में जो शासन हो रहा है, ये सारे चेंजेस तो ब्रिटेन के संदर्भ में हो रहे हैं, भारत में जो शासन हो रहा है उसमें केंद्रीकरण के तत्वों को बढ़ावा दिया जाए ताकि जब हमें हड़पना हो तो आसानी हो। तो ये 3 तत्व आप 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में देख सकते हैं। भारत पर प्रभावी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, किसके द्वारा?
ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और भारत में व्यवस्थित साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो है वो भारत में जो प्रशासन है उसको केंद्रीकृत करने पर बल दिया जा रहा है, केंद्रीकरण पर बल दिया जा रहा है। ये 1784 का एक्ट आया। 1786 में एक छोटा सा अधिनियम पास किया गया जिसमें देखिए, यहाँ पर देखिए कितना केंद्रीकरण पर बल दिया जा रहा है और कैसे करके भारत का शासन धीरे धीरे करके सेंट्रलाइज होता जा रहा है। आगे आप देखिए, 1786 में एक छोटा सा अधिनियम पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को बदलकर अपना निर्णय लागू करने का अधिकार होगा। प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का पहले ही अधिकार दे दिया गया था कि प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकते हैं। अब उनको अधिकार ये दे दिया गया कि अपनी ही परिषद के नियम को बदलकर अपना नियम लागू कर सकते हैं, अपनी बात लागू कर सकते हैं। मतलब कि सुप्रीम पावर विल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो सुप्रीम पावर होगा इंडिया में, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1786। और साथ साथ ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति के रूप में भी कार्य करेगा, प्रधान सेनापति की सभी शक्तियाँ उसके अधीन होंगी। तो ये दोनों अधिनियम एक्चुअली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और क्रमिक रूप से भारत में ब्रिटेन की केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने का प्रयास है। 1793 में चार्टर अधिनियम पास किया गया, राजलेख पास किया गया। चार्टर अधिनियम वास्तव में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कम करने या बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए जाते थे। तो 1793 में भी एक चार्टर अधिनियम पास किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो हमारे डिस्कशन की श्रृंखला के बीच में आ रहा है इसलिए उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया, पहला घोषणा क्या की गई इसके द्वारा कि कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को, व्यापारिक एकाधिकार को, जो उसको पूरब के साथ व्यापार करने के लिए मिला था, उसे 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नई संस्था बनाई गई थी 1784 में, उसको कहा गया कि उसे भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाए। तो 1793 के एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व स्रोतों से दिया जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकम होगी उसके द्वारा दिया जाएगा। तो आप देखिए सरकार उस पर भी नियंत्रण, राजस्व स्रोतों पर भी नियंत्रण स्थापित कर रही है। भारत में लिखित कानूनों के द्वारा प्रशासन विकसित किया जाए, ऐसा भी 1793 के अधिनियम में कहा गया। और आप इसके बाद देखिएगा कि 1799 में बहुत सारे लिखित कानून, कोड ऑफ जेंटू लॉज और इस तरह की चीज़ें कॉर्नवालिस के प्रयासों से और दूसरे लोगों के प्रयासों से आगे बढ़ी। और अब कहा गया कि कानून लिखे जाएंगे और उनकी व्याख्या कौन करेगा, उनकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। तो 1793 के अधिनियम के द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई कि भारत में लिखित कानून लाया जाएगा और कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया जाएगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय रेवेन्यू रिसोर्सेज से दिया जाएगा। तो आपने ये समझा कि 1784 से 1793 तक के अधिनियम में क्या व्यवस्थाएं की गई थी। अब आगे जो अधिनियम आएंगे, आगे जो अधिनियम है उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि 1773 से लेकर और 1793 के बीच में कौन कौन से कानून पास किए गए। 1773 से 1793 के बीच में जो भी कानून पास किए गए उनमें आपने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था और 1793 का चार्टर अधिनियम था। उसमें 2-3 खास बातें आपको समझ में आ गई। एक बात तो आप ये समझ में आ गई कि 1784 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि भारत में जो भी क्षेत्र, जो भी साम्राज्य निर्मित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। दूसरा, वो ये प्रयास कर रही है कि जिन क्षेत्रों को नियंत्रित किया गया है उन पर तो नियंत्रण स्थापित किया जाए, बाकी क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया जाए, साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया जाए। साथ ही साथ वो प्रशासन पर भी ध्यान दे रही है कि केंद्रीकृत व्यवस्थित प्रशासन का विकास भारत में किया जाए। तो जो अधिनियम आपने इस बीच में देखे, उन अधिनियमों में ये 3 खास विशिष्टताएं पाई गई। ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं अंग्रेजी शासन की नीतियों में या अंग्रेज सरकार की नीतियों में, ब्रिटिश सरकार की नीतियों में?
ब्रिटिश सरकार की नीतियों में ऐसे परिवर्तन आने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति उनको ऐसे मार्केट तलाशने पर विवश कर रही है जहां पर उद्योगों में उत्पादित माल बिक सके और उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था की जा सके। ये दोनों ही काम अमेरिका कर रहा था बखूबी। इनके स्टार्टिंग रिवॉल्यूशन के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग टाइम पे अमेरिका इन दोनों कामों को बखूबी निभा रहा था। लेकिन 1776 में अमेरिका के हाथ से निकल जाने के बाद एशिया के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना इनके लिए आवश्यक हो गया। तो उन क्षेत्रों पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया और साथ ही साथ अंग्रेजी कंपनियों में, अंग्रेजी फैक्ट्रियों में उत्पादित सामानों को भारत में बेचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनकी जो उत्पादन प्रणाली थी या जिस तरह की चीज़ों को वो उत्पादित कर रहे थे, क्या उनकी डिमांड भारत में थी? क्या उस तरह की चीज़ों को भारत में एक बाज़ार मिल सकता था? क्या बिस्किट ब्रेड भारत में बिक सकता था? क्या टोस्ट और इस तरह की चीज़ें भारत में बिक सकती थी? क्या कोट पतलून भारत में बिक सकता था? क्या शराब भारत में बिक सकती थी? क्या चाय भारत में बिक सकती थी? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अगर इसको बेचना है, अगर ब्रिटिश कंपनियों में बने हुए, ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बनी हुई चीज़ों को भारत में बेचना है, तो उसके लिए भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, भारत की कल्चर को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये भी एक परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत, ब्रिटेन में जो व्यापार, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति फल फूल रही है, जिसके कारण से ब्रिटेन में उत्पादन स्तर में वृद्धि हो रही है, उसको भी भारत में बेचना है। और बहुत सारी फैक्ट्रियां वहाँ पे इस काम को कर रही हैं, बहुत सारे उत्पादक इस काम को कर रहे हैं, इसलिए उनको भी भारत में आने का मौका मिलना चाहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए। बाकी कंपनियों को भी, बाकी ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार देना चाहिए। भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारी वस्तुएं भारत में उनकी मांग बढ़ सके। लोगों को कोट पतलून पहनने की सिफारिश करनी चाहिए, लोगों को चाय पिलाना चाहिए, लोगों को शराब पिलाना चाहिए, लोगों को ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बने हुए सामानों का उपभोक्ता के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और वहाँ पर शिक्षा भी बढ़ानी चाहिए, ताकि वो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ पाएँ, अंग्रेजी वस्तुओं के उपभोक्ता बन पाएँ, अंग्रेजी तरीके से सोच पाएँ, छोटे पदों पर काम करने के लिए भारत के लोग मिल पाएँ। यहाँ से जो ब्रिटेन से लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा सैलरी चाहिए उनको, वो लोग देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो बहुत सारे उद्देश्यों से एक कानून लागू हुआ, जिसे हम 1813 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। ये ईसाई मिशनरियों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी, जिसके कारण से ये अधिनियम पारित किया गया था। तो उस क्रम में ये कानून पारित किया गया। क्या क्या प्रावधान किए गए? बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम रहा कुछ मामलों के दृष्टि से। पहला तो ये रहा कि ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई। तो ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई, तो आप इसका ये मतलब समझिए कि ईसाई मिशनरियों को छूट क्यों दी गई? ताकि वो भारत में सांस्कृतिक आक्रमण कर सकें और भारत की संस्कृति को परिवर्तित करके अंग्रेजी संस्कृति के अनुकूल बना सकें। और जिस तरह की वस्तुओं का उत्पादन ब्रिटेन में किया जा रहा है, उनके लिए भारत में एक उपभोक्ता समूह खड़ा किया जा सके। और साथ ही साथ एक ऐसा मध्यस्थ समूह भी खड़ा होगा जो अपने इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश हितों के साथ जुड़ जाएगा। तो हम क्या करें? ईसाई मिशनरियों को छूट दें और उन्हें कहें कि भारत में आप धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दें। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया कंपनी के। हमने बताया कि ब्रिटेन में बहुत सारे उत्पादक खड़े हो गए थे जो अपना उत्पादन स्तर लगातार बढ़ा रहे थे। बहुत सारे और नए उत्पादक समूह खड़े हो रहे थे जो अपनी वस्तुओं के लिए भारत और दूसरे उपनिवेशों में बाजार ढूंढ रहे थे। तो उनके दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। हालांकि चाय के व्यापार में और चीन के साथ होने वाले व्यापार में कंपनी का विशेषाधिकार बना रहा, कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अगला जो प्रावधान किया गया वो ये था कि शिक्षा पर
खर्च किया जाएगा कंपनी के द्वारा। मैंने बताया कि शिक्षा पर कंपनी के द्वारा क्यों खर्च किया जाएगा, क्योंकि दो उद्देश्य हैं। एक तो भारत का पाश्चात्यकरण करना है, वेस्टर्नाइजेशन करना है। भारत का वेस्टर्नाइजेशन करने से ही वो हमारी वस्तुओं का उपभोक्ता बन पाएगा, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, भारत में कंपनी में छोटे पदों पर काम करने वाले लोगों की तलाश है। छोटे पदों पर काम करने वाले लोगों को ज़्यादा वेतन देकर काम नहीं करवाया जा सकता था, इसलिए उनका चयन स्थानीय स्तर पर किया जा सके, इसके लिए लोगों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी जानी चाहिए। कम से कम अंग्रेजी पढ़ना लिखना तो वो समझ ही जाएं, क्योंकि कंपनी के जो भी पत्र व्यवहार होंगे वो अंग्रेजी माध्यम में होंगे। तो ये परिवर्तन किया गया एजुकेशन के क्षेत्र में। ये भी कहा गया कि सरकार के टैक्स का जो आधार है उसको और विस्तृत बनाया जाए और सरकार के रेवेन्यू रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी लोकल लेवल पे टैक्सेशन का राइट दिया गया। इससे आपको एक बात समझ में आएगी कि स्थानीय शासन स्वशासन की भी वृद्धि हुई और सरकार के टैक्स बेस में भी विस्तार हुआ, सरकार के कराधार में भी विस्तार हुआ। शासन के केंद्रीकरण की बात हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि लगातार केंद्रीकरण पर बल दिया जा रहा है। तो केंद्रीकरण की उसी प्रक्रिया को और बढ़ाया गया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा पारित विधियों को ब्रिटिश संसद में अनुमोदन की अनिवार्यता बना दी गई कि जो भी विधि कलकत्ता, बंबई या मद्रास सरकार द्वारा निर्मित की जाएंगी उनको ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। और साथ ही साथ कंपनी को ये निर्देश दिया गया कि आप गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकते हैं, गवर्नरों और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकते हैं, परंतु ये नियुक्ति कैसे होगी, सम्राट की स्वीकृति पर होगी। तो आप बात को समझिए कि सम्राट की स्वीकृति पर ही अब गवर्नर जनरल नियुक्त होगा या गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे, और जो भी विधियां यहाँ पारित की जाएंगी, जो भी यहाँ विनियमन निर्मित किए जाएंगे, उन सब को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करवाना अनिवार्य होगा। तो आप इस तरह से देखेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत कठोरता से केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। और ये अचानक नहीं है बल्कि क्रमिक है, और उसी क्रम में अगली कड़ी 1833 के चार्टर अधिनियम के रूप में आप देख सकते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम किन परिस्थितियों में पारित किया गया, जरा वो भी आप समझ लें। 1833 का चार्टर अधिनियम किन परिस्थितियों में पास किया गया, जरा वो भी आप समझें। 1833 तक जाते जाते भारत में कंपनी का क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक हो गया था। बहुत बड़ा, बहुत बृहत्तर क्षेत्र कंपनी के नियंत्रण में आ गया था, जिसमें एक जैसा शासन स्थापित कर पाना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे पहले भारत में जो प्रशासन विकसित हुआ था वो भी भारत के सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। स्थानीय संस्कृति और स्थानीय सिविलाइजेशनल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ये शासन निर्मित किए जाते थे। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको मीट आउट करने के लिए 1814, 1823, 1829 में कई सारी विधियां बनाई गई, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, वो सफिशिएंट नहीं थी, जिसके चलते 1833 में एक और चार्टर अधिनियम पास किया गया। वैसे भी 20 साल के बाद पास होना था इसको, तो 20 साल के बाद एक और चार्टर अधिनियम पास किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि जो चाय और चीन पे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना था उसको भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो उसको भी समाप्त कर दिया। और भारतीय बाजार, इसको कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति। तो 1813 के बाद आप देख रहे हैं कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाकर भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बना दिया गया। इनफैक्ट इंडिया को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बना दिया गया, तो उसके लिए ये काम किया गया। और इस बीच आप देखिए 20 साल से यहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही हैं, तो वो सब कुछ हो रहा है। शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान जो हुआ वो
वो उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी, तो एक माहौल बन रहा है ब्रिटिश वस्तुओं के सामान के लिए। और देखिए केंद्रीकरण की प्रक्रिया को भी पूर्ण कर दिया गया। यहाँ पर आते आते बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कह दिया गया कि अब ये भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया कि अब ये भारत का गवर्नर जनरल होगा, मतलब कि केंद्रीकृत हो गया भारत का शासन। और सपरिषद गवर्नर जनरल को बहुत सारे और भी विधिक अधिकार दिए गए। सपरिषद गवर्नर जनरल को और बहुत सारे विधिक अधिकार दिए गए। क्या क्या अधिकार दिए गए? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब कि सपरिषद गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगा। अब ये जो कानून बनाएगा वो पूरे भारत में लागू होगा। क्यों पूरे भारत में लागू होगा? क्योंकि बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है। बम्बई और मद्रास अब कानून नहीं बनाएंगे, अब जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है वो कानून बनाएगी जो कि पूरे भारत में लागू होगा। हालांकि उसके द्वारा बनाए गए कानून को बोर्ड ऑफ कंट्रोल निरस्त कर सकता है, क्योंकि अभी भी नियंत्रण स्थापित पूरी तरह से क्राउन का नहीं हुआ है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से क्राउन अपना कंट्रोल बनाए हुए है 1784 से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से क्राउन ने अपना कंट्रोल बना लिया और कहा कि कोई भी कानून अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पसंद नहीं आएगा तो वो उसको निरस्त कर सकता है। जो कानून सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा बनाए जाएंगे, अभी तक उनको विनियम कहा जाता था, रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन 1833 के बाद उन्हें क्या दर्जा मिल गया? कानून का दर्जा मिल गया। तो जो भी अधिनियम पारित किए जाएंगे, जो भी विधायी कार्य किया जाएगा सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा, वो कानून की मान्यता मिलेगी, उसको कानून समझा जाएगा। और चूंकि सपरिषद गवर्नर जनरल अब कानून बनाएगा, इसलिए उसको विधिक मामलों पर सलाह देने के लिए उसकी परिषद में एक और सदस्य नियुक्त किया गया, जिसे विधि सदस्य कहा गया, लॉ मेंबर कहा गया। और सबसे पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को। और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल विधियों के संहिताकरण के लिए, संहिताकरण मतलब कि कोडिफिकेशन, उनको लिखा जाना, तो विधियों के संहिताकरण के लिए आयोग गठित करेगा गवर्नर जनरल। और ऐसा पहला आयोग 1834 में एक 4 सदस्यीय आयोग के रूप में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, जिसने सबसे पहली बार विधियों के संहिताकरण का कार्य किया। 1833 का जो पीरियड है, इस टाइम पे भारत में बहुत सारे तरह के रिफॉर्मिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं, बहुत सारा तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं जो समाज सुधार और धर्म सुधार से संबंधित हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें सती प्रथा को समाप्त करने की मांग हो रही है, विधवा विवाह को अनुमति देने की बात हो रही है, बाल विवाह पर रोक लगाए जाने की बात हो रही है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात हो रही है। तो आप जो है देखिएगा कि इस तरह के बहुत सारे बैन इस टाइम पे लगाए गए। उनमें से 1833 के चार्टर अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया उस संदर्भ में कि इस अधिनियम के नियम 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। हालांकि इसका अंतिम अंत जो है 1843 में जाकर होता है, लेकिन अगर आपसे कभी एक सवाल पूछा जाए कि कब इसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया, तो 1833 के नियम 5 के द्वारा इसे विधि विरुद्ध घोषित किया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई 1833 के अधिनियम के द्वारा। इसमें 1833 के अधिनियम की धारा 87 के अनुसार ये कहा गया कि भारत के सभी नागरिकों को भारत सरकार की सेवाओं में चुने जाने का अधिकार होगा और नियुक्ति के मामले में धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये था 1813 और 1833 के जो प्रावधान थे उनको। एक और एक्ट है 1853, जिसको भी हमें देख लेना चाहिए इस। तो अब 1833 के बाद 1853 के चार्टर एक्ट पे आते हैं। 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट और पास किया गया, कंपनी को पूरी तरह से प्रशासनिक संस्था बना दिया गया था। 1833 में उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिए गए अब, और कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक संस्था बन गई। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था वो कंपनी के प्रशासन में सुधार करने की एक रिपोर्ट मांगी गई थी लॉर्ड डलहौजी से। आपने पीछे देखा है कि 1833 के चार्टर एक्ट से क्या प्रावधान कर दिया गया था कि गवर्नर जनरलों की नियुक्ति सम्राट की स्वीकृति से होगी। तो ये सम्राट की स्वीकृति से अब सब आने लगे। तो उसी क्रम में लॉर्ड डलहौजी से कंपनी के शासन में सुधार पर एक रिपोर्ट मांगी गई, जिस पर उन्होंने कुछ प्रोविजन या कुछ प्रावधान करके दिया, और उसी प्रावधान में थोड़े बहुत सुधारों के साथ 1853 का चार्टर अधिनियम पास किया गया। चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम है। या यूं भी कह सकते हैं कि कंपनी के शासन के अधीन जो कानूनों को पास किया गया था, कंपनी शासन के रहते हुए जो कानून पारित किए गए थे, उन कानूनों में ये अंतिम है 1853 का चार्टर अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ मुद्दों को लेकर एक दो पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने देखा कि लगातार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है 1773 से लेकर, और आगे जो भी हमने एक्ट पढ़े 1833 तक, लगातार एकीकरण की वृद्धि होती जा रही है, एकीकरण की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया, वो था शक्ति के पृथक्करण को सबसे पहली बार भारत में स्थापित किया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में संवैधानिक विकास भारत का है ना, कि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। कुछ तो भारत में इस टाइम पे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मांग है। आपने देखा कि इस टाइम पे भारत में थोड़ा बहुत शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, कुछ लोग लंदन जाके पढ़ के वापस आ रहे हैं, तो उनके द्वारा कुछ मांगे की जा रही हैं। हालांकि वो कोई बहुत प्रभावशाली मांग नहीं है, पर एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया जो कि इनके रिपोर्ट के आधार पे दिया गया था, लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट के आधार पर। वो था शक्ति का पृथक्करण। शक्ति के पृथक्करण का मतलब होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग अलग करना। पीछे हम लोगों ने 1774 में ही देखा था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया था, और न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका पे बना था, जो कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा हटा दिया गया। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया कि जो कार्यपालिका है विल बी द फ्री फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियरी से वो मुक्त होगी। तो एक तरह से देखें तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण तो पहले ही हो गया था। अभी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, वही कानून भी बना रही थी 1833 तक। एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि उसको पृथक्कृत कर दिया गया, और प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए और विधायी कार्यों को करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग संस्थाएं निर्मित कर दी गई। विधि निर्माण के लिए जो संस्था निर्मित की गई उसका नाम रखा गया विधान परिषद। इसमें 12 सदस्य रहते थे। हालांकि इसमें कोई निर्वाचन जैसी व्यवस्था या कोई पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें रीजनल रिप्रेजेंटेशन को महत्व दिया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया, और जो कानून बनाने के लिए विधायी परिषद का गठन किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया, उसमें अलग अलग क्षेत्रों की अंग्रेजी शासन से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। तो एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मौका दिया गया। इनमें वही लोग शामिल होते थे जो अंग्रेज होते थे, इसमें वही लोग शामिल होते थे जो शासन से जुड़े हुए होते थे, लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो एक शक्ति के पृथक्करण को जगह मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से वो सफल रहा। ये जो विधान परिषद बनाई गई, इसका मुख्य कार्य होता था भारत के लिए कानून का निर्माण करना, क्योंकि 1833 से ही ये कह दिया गया था कि सपरिषद गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होगा। तो अभी कानून बनाने के कार्य को थोड़ा अलग कर दिया गया, विधान परिषद को दे दिया गया और कहा गया कि विधि निर्माण करेगी, लेकिन गवर्नर जनरल का इस पर नियंत्रण बनाए रखा गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर केंद्रीय नियंत्रण को बनाए रखा गया। कैसे बनाए रखा गया? कहा गया कि गवर्नर जनरल किसी भी कानून को वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब होता है निषेध की शक्ति। वो बोल दे नहीं तो नहीं, दैट इज द पावर ऑफ वीटो। हमारे नहीं कहने से नहीं हो जाएगा, बाकी चाहे जो लोग कुछ भी कहते रहें। तो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, कोई एक ऐसा पद हो
जिसके ना कहने से बात ना हो जाए, तो उसकी ना कहने की पावर को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ वीटो कहते हैं। तो वीटो की शक्ति दे दी गई और कहा गया कि क्षेत्रीय ये विधान परिषद कोई भी कानून बनाती है और गवर्नर जनरल को लगता है कि वो कानून सही नहीं है तो उसको वीटो कर सकता है। बंगाल के प्रशासन के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, मतलब कि प्रशासनिक और कानूनी अधिकारों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि जो भी पदों पर नियुक्ति है, पहले कैसा होता था, नामजदगी होती थी, नॉमिनेट किए जाते थे अलग अलग पोस्ट पे लोग, और वहाँ से नॉमिनेट होके फिर वहाँ हेल्बेरी कॉलेज में वो अपना प्रशिक्षण लेते थे और फिर भारत में आके शासन करते थे। तो हेल्बेरी कॉलेज में नॉमिनेशन की जो व्यवस्था थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सम्राट सबके मिले जुले प्रयास से, सबके मिले जुले व्यवस्था द्वारा वहाँ पे लोग भेजे जाते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि कंपटीशन होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसके माध्यम से लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को नियुक्ति का माध्यम बनाया गया 1853 में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, कोई शायद ही एग्जाम हो जहाँ यह ना पूछा गया हो, इवन कि एसएससी में भी पूछा गया है और छोटे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को 1853 में नियुक्ति का आधार बनाया गया सबसे पहली बार भारत में। और एक काम किया गया कि निदेशक मंडल को छोटा किया गया, उसकी सदस्य संख्या पहले 24 से उसको घटा के 18 कर दिया गया और कहा गया कि 18 में से 6 जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाय द क्राउन ऑफ ब्रिटेन होंगे, उनका नॉमिनेशन किया जाएगा ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा। और जो विधि सदस्य निर्मित किया गया था, विधि सदस्य का एक पद निर्मित किया गया था, उसको गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पूरी तरह से वो सदस्य हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठकों में भाग लेने लगा। पहले जब वो शामिल किया गया था तो उसको मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वो पूर्ण सदस्य हो गया और उसे मताधिकार वगैरह भी मिल गया। तो ये था कंपनी के अधीन भारत में संवैधानिक विकास का को समझने का एक प्रयास, जिसे आपने 1773 से 1853 के बीच में समझा। 2 वीडियोज में आपने उसको देखा। पहले वीडियो में आपने देखा कि 1773 और 1781 के बारे में, और उसके आगे आपने आज के इस वीडियो में देखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपको किन मुद्दों पर वीडियो देखना है आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, और हम आपके लिए और बढ़िया बेहतर वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।